हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत विषय की क्लास लेकर के आई हूँ। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम मैथ्स तो आप करा ही रही हैं, साथ साथ बाकी सब्जेक्ट भी शुरू कर दीजिए। तो आपके बाकी सब्जेक्ट भी मैं शुरू कर दे रही हूँ। मैथ्स की जो क्लास रहेगी वो रहेगी आज भी आपकी 2 बजे ही, ठीक है? तो 2 PM पर हम मिलेंगे। थर्ड सेमेस्टर की है, फर्स्ट वालों की नहीं, थर्ड की। फर्स्ट की रहती है 5 बजे शाम को, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हम संस्कृत की। और संस्कृत की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें आपकी बता दूं कि अगर आपने ये सोच कर रखा हुआ है कि आपको टेट के एग्ज़ाम में संस्कृत लेनी है, वहाँ पर ऑप्शन होता है इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। तो आप इन 3 में से कोई एक ले सकते हैं। तो मोस्टली क्या है, इंग्लिश और संस्कृत वाले रहते हैं। तो अगर आपको संस्कृत लेनी है तो आप क्या करेंगे, जो भी थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हो वो वहाँ पर सारा का सारा आएगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि जो भी नोट्स आप बना रहे हैं बहुत ही अच्छे से बनाइएगा और संभाल करके रखिएगा। जितना भी मैं आपको थर्ड सेमेस्टर में कराऊंगी सारा का सारा आपको वो टेट में देखने को मिलेगा। तो इसलिए अपने नोट्स को अच्छे से बनाइएगा और यहाँ पर अपना बेस बनाइए, चीज़ों को समझ के चलिए अच्छे से, क्योंकि टेट में जब आप दोबारा से इस चीज़ को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी और अच्छे से तैयार हो जाएंगी। क्योंकि पहले से पढ़ के आए होंगे, टेट में दोबारा पढ़ोगे तो वो बहुत अच्छे से आपको आ जाएंगी चीज़ें, ताकि एग्ज़ाम में और अच्छे से आप कर पाएंगे। क्लियर है ना? तो नोट्स को संभाल करके रखना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक आपका सबसे पहले देखते हैं कि आपके सिलेबस में चीज़ें क्या क्या दी हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो सिलेबस हमें सबसे पहले देखना पड़ता है। तो संस्कृत का सबसे पहला जो आपका टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है संस्कृत वर्णमाला, ठीक है? संस्कृत वर्णमाला, जिसमें वर्ण का परिचय, वर्णों के एक प्रकार दिए गए हैं, स्वर व्यंजन, वर्णों का उच्चारण स्थान दिया गया है। यहाँ पे उच्चारण स्थान जो आप पढ़ेंगे वो सूत्र के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठा में क्या है, आ, का वर्ग और हा और विसर्ग, इन चारों का उच्चारण कंठ से होता है। तो यहाँ से आपको हिंदी के उच्चारण स्थान अच्छे से याद हो जाएंगे, कभी आप हिंदी में गलती नहीं करोगे, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है संधि प्रकरण। संधि जैसी हिंदी में थी वैसी संस्कृत में थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। संधि के प्रकार सेम वही हैं, 3 प्रकार की हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि भी आपकी बांटी गई हैं, जैसे दीर्घ हो गई, गुण हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक? इनके आपको सूत्र यहाँ याद करने होंगे। जैसे पहला सूत्र मैं दीर्घ संधि का बता देती हूँ, अकाः सवर्णे दीर्घः। इसी प्रकार से बाकी संधियों के भी सूत्र हैं, तो वो सूत्र यहाँ पर याद करने होंगे। संधि के नियम देखने हैं कि कैसे संधि होगी, साथ साथ संधि विच्छेद सीखना है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मैं। जैसे आपको एक शब्द दे दिया विद्यालयः, ये आया है एग्जाम में कि विद्यालय शब्द का जो है वो संधि विच्छेद करिएगा। साथ साथ ये भी बताइए कि इसमें कौन सी संधि हो रही है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करके बताना होगा और संधि यहाँ पर लिख के देनी होगी। इसी प्रकार से कभी कभी ऐसे आ जाता है कि आपको विच्छेद करके दिया हुआ है पहले से ही, ठीक है? जैसे यहाँ पर मैं दे देती हूँ देव प्लस आलयः, तो बोलेंगे कि संधि करिएगा और ये बताइए कि कौन सी संधि हो रही। तो देवालयः शब्द बनेगा, संधि दीर्घ संधि है। तो वो सभी आप अभी धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है? इसके बाद अगला टॉपिक आपका दिया है समास प्रकरण। तो समास जो यहाँ पर है वो आपके क्या कहते हैं, हिंदी से थोड़े अलग है। समास नहीं अलग है, समास विग्रह अलग है एक तरीके का। तो समास तो आपके वही हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो आपके समास है, बस ये प्रिंट में आपका ऐसा हुआ है, वरना इसको ऐसे लिखते हैं द्वंद्व, ठीक है? द्विगु आपका इस प्रकार से लिखा होगा जब हम लोग लिखते हैं, ठीक है? तो वही आपके हैं, बस विग्रह यहाँ पर अलग होता है। अब विग्रह कैसे अलग होगा, एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ मैं आपको। जैसे आपको दे दिया जाए पंचवटी, तो पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु समास। हिंदी में भी द्विगु समास ही होता है। जब पहला पद संख्यावाची हो तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। अब हम इसका विग्रह अगर करेंगे तो हिंदी में हो जाएगा 5 वटों का समूह। पंचवटी का मतलब 5 वटों का समूह। और संस्कृत में होता है पंचानाम वटानाम समाहारः। तो आपको बस यही संस्कृत में कैसे बनाना है,
एक ट्रिक होती है, सेम वैसे ही सभी बनते हैं, तो वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं शब्द रूप पर। तो शब्द रूप आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि आपको कोई एक शब्द लिख करके आ जाएगा। जैसे आ गया रामा नाम, तो रामा नाम में बताइए विभक्ति और वचन कौन सा है, ठीक है। तो आपको शब्द रूप काफ़ी याद करने पड़ेंगे, अगर पहले से याद है तो अच्छी बात है। हरि का हो गया, ठीक है, नदी का हो गया, गुरु का हो गया, अस्मद युस्मद बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो अस्मद युस्मद याद करना पड़ेगा। तो ये शब्द रूप आपको जो इम्पोर्टेंट है वो लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं धातु रूप पर। तो धातु रूप यहाँ पर आपकी 5 लकार होते हैं। संस्कृत में आपको जो पढ़ने हैं, चाहे टेट में पढ़ो चाहे यहाँ पढ़ो, बस हाई लेवल पर, अगर हायर लेवल पे जाओगे तो वहाँ पर आपको 10 लकार जो हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी आपको केवल 5 लकार पढ़ने हैं। पहला है आपका लट लकार, ये आपका वर्तमान काल को दर्शाता है। लोट लकार, ये आज्ञावाचक चीज़ों को बताएगा, जैसे तुम पढ़ो, तुम खाओ, तुम जाओ, ठीक है, ये आज्ञावाचक को बताएगा। लंग लकार, ये बताता है भूतकाल की बात को, जैसे वह गया था, वे गए थे, तुम खेले थे, इस प्रकार से। विधिलिंग क्या है? विधिलिंग बताता है चाहिए के अर्थ में, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसको खेलना चाहिए, ऐसे चाहिए जब लगा होगा तो विधिलिंग लकार लगाते हैं। और लृट लकार हमें बताता है भविष्य की बात को, जैसे तुम पढ़ोगे, मैं खेलूँगा, वह जाएगा, तो ये है आपका लृट लकार। तो कुल 5 लकार आपको पढ़ने। लकार जो है वो बताते हैं किसको, क्या कहते हैं, आपके काल को, समय को, ठीक है। धातुएं क्या होती हैं? तो धातुएं तो समझ में आ ही रही होंगी, क्रिया का मूल रूप होती हैं, इन्हीं के आप लकार पढ़ते हैं। तो पुरुष वचन सहित हमें ये लकार याद करने होंगे, सॉरी धातु रूप याद करने होंगे। जैसे पठ धातु का पठती पठता पठंती, ठीक है, ऐसे कुछ कुछ याद आ रहा होगा ना, पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामा। तो 5 लकारों में अलग अलग हैं, ठीक है। आगे आते हैं आपके कारक विभक्ति वचन। तो यहाँ से क्या है कि संस्कृत में कितने कारक है, कौन से कारक का क्या चिन्ह होता है, कौन सी विभक्ति होती है उसमें, वो पढ़ना है। इसके बाद है सुभाषित श्लोक का सस्वर पाठ व अनुकरण वाचन, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से आपका आता है किसी भी एक श्लोक का अर्थ लिखने को आएगा। एग्जाम में कोई भी श्लोक दे देंगे, उसका अर्थ लिखवाएंगे, या फिर आपसे ये बोलेंगे कि आपको कोई भी श्लोक जो कंठस्थ है यानी कि याद है, उस श्लोक को लिखिएगा। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो कोई भी एक अच्छा सा या 1 या 2 श्लोक अच्छे से याद कर लेना, और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट श्लोक रहेंगे उनके अर्थ में आपको करा दूंगी, तो उन्हीं में से कोई ना कोई फंस जाएगा। और नहीं फंसेगा तो क्या है, ऐसे में सिखाऊंगी कि आप भी तोड़ तोड़ के उनका अर्थ थोड़ा थोड़ा निकाल पाओगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, ये दिया गया है आपका पाठ्य पुस्तक के अंशों का सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख एवं सरल अनुवाद। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 चीज़ें पढ़नी है, सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख। ये क्या होते हैं, क्या अंतर है तीनों में, बस इतना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका संवाद पाठों पर आधारित संस्कृत में छोटे छोटे वाक्यों की रचना का ज्ञान करना, ठीक है, यानी कि अनुवाद ही और इसके बाद वाला, ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं। कुल मिला के आपको थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे वाक्य हैं उनके अनुवाद सीखने होंगे, हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी में। जैसे तुम पढ़ते हो तो संस्कृत बतानी है, ठीक है, तुम खेलते हो, संस्कृत इसका बनाना है, ठीक है, त्वयं पठसि, तो इसका हिंदी बताना है। ऐसे आते हैं सेंटेंस। इसके बाद आता है आपका अगला टॉपिक उपसर्ग प्रत्यय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टेट में भी है आपका ये। और यहाँ पर देखना उपसर्ग तो आपका सेम टू सेम हिंदी वाला है, कुछ अंतर नहीं है ज़्यादा। प्रत्यय बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग दिया गया है, प्रत्यय एकदम अलग थलग। तो इसको बहुत अच्छे से देखना है, प्रत्यय को बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा कहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा है। और इसके बाद वाच्य परिवर्तन, ये भी बिल्कुल अलग है आपका, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, फिर भाववाच्य, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आते हैं 1 से 50 तक संस्कृत संख्याओं का ज्ञान। तो ये तो ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में कराया था, याद होंगी अभी तक संख्याएं तो मुझे लगता है। तो संस्कृत की अब नहीं याद होंगी, तो जब आप पढ़ोगे तो वो रिवीजन करोगे ना, तो अपने आप याद आ जाएंगी। और लास्ट जो आपका टॉपिक दिया है वो आपका TLM से जुड़ा हुआ है, संभाव्य शिक्षण विधाएं। तो वही चीज़ें आपकी ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, ये क्या होती हैं, क्या महत्व है इनका, श्याम पट्ट का क्या रोल रहेगा टीचिंग में, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, यानी कि ये सारी चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में दी गई हैं। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, संस्कृत वर्णमाला से ही हम शुरू करेंगे, ठीक है। संस्कृत वर्णमाला की अगर बात करी जाए तो संस्कृत की जो वर्णमाला दी गई है, कहा जाता है ऐसा कि जो महर्षि पाणिनि थे, महर्षि पाणिनि ने जो शिव जी को प्रसन्न किया होगा, तो उनके सामने जब प्रकट हुए वो, तो शिव जी ने जब अपने डमरू को बजाया तो शिव जी के डमरू से कुछ ध्वनियाँ निकली और उन्हीं ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्रों में बांट दिया। 14 सूत्र लिख दिए उन्हीं ध्वनियों पर, ठीक है। और उन्हीं 14 सूत्रों में पूरी की पूरी जो संस्कृत की वर्णमाला है समाहित है, ठीक है। और वो 14 सूत्र चूँकि वो शिव जी के डमरू से निकले थे, इसीलिए उन 14 सूत्रों को क्या बोला जाता है, माहेश्वर सूत्र बोला जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं वर्णमाला से। वर्ण क्या होता है, सभी जानते हैं कि वर्ण भाषा की प्रथम इकाई है, ठीक है। संस्कृत वर्णमाला जो है वो महर्षि पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्रों पर आधारित है। स्टोरी मैंने बता दी, डमरू से निकले थे और उन जो ध्वनियाँ थी उनको उन्होंने सूत्रों में बांट दिया पाणिनि ने, और वही सूत्र क्या है, संस्कृत की वर्णमाला उसी पर डिपेंड है। उन्हीं सूत्र में सारे के सारे संस्कृत के आपके जो शब्द हैं, वर्ण हैं, जो अ, ई, वो सब के सब दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख पाएंगे आप 14 क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी पूछा गया है आपका कि 14 माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 2, 3, 4, 7, 14, तो 14 संख्या है, ठीक है। 2017 और 22 दोनों में क्वेश्चन आया था। ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र रहे हैं। तो पहले तो इसको मैं पढ़ देती हूँ एक साथ सारे के सारे। सबसे पहला है आपका अ ई उड़ा, रील रीका, ए ओंग, अय उच्चा, हय वरट, लड़, यम गणम, झवई, घड़दश, जब गर्दश, खफ छठथ चटतव, खफ छठ थ चटतव, ठीक है। ये बड़ा है ये थोड़ा सा, तो इसको रुक रुक के पढ़ लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं, मैं इसको तोड़ तोड़ के पढ़ देती हूँ। खफ छठत चटतव, कपय, और लास्ट है यहाँ पर शससर हल। तो ये 14 सूत्र हैं। एक बार फिर से इनको पढ़ लेते हैं। अ ई उड़ा, रील रीका, ए ओंग, अयोचा, हयवरट, लड़, यमगणम, झवई, घड़दश, जब गर्दश, खफ छठत चटतव, कपय, शससर और हल। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये सबके सब यहाँ वर्ण लिखे हैं। हिंदी में जो आपने वर्ण पढ़े हुए हैं, व्यंजन स्वर सबके सब लिखे हुए हैं। तो ये 14 आपके दिए गए हैं। अब यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता दूँ कि भाई यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, ये चीज़ भी तो पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनेगा। तो टैट वगैरह में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि माहेश्वर सूत्र के पंचम सूत्र में कौन कौन से वर्ण दिए गए हैं, अब जब ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन कौन से वर्ण दिए गए हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जैसे 5वां सूत्र कौन सा रहा, ये वाला हयवरट, यही तो था। तो इस सूत्र में कौन कौन से शब्द दिख रहे हैं, वो वर्ण दिख रहे हैं। पहला दिख रहा है हा, उसके बाद या, उसके बाद वा, उसके बाद रा, उसके बाद टा भी दिख रहा होगा आपको। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो माहेश्वर सूत्र है, इसमें जो अंतिम वर्ण है वो सब वहाँ पर क्या है, सब में हलंत लगी हुई है। जिनमें हलंत लगी है, यहाँ संस्कृत में इनको इत संज्ञक वर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी इत संज्ञक वर्ण है वो कभी काउंट नहीं होते, गिने नहीं जाएंगे वर्णों में। तो यहाँ पर हटाइए टा को, तो कितने वर्ण दिए, ये 4 वर्ण दिए। कौन कौन से, ह य वर, ठीक है। पंचम सूत्र में कौन से हैं, ये 4 वर्ण हैं। ऐसे एक और आता है, आपसे पूछ लेते हैं इस प्रकार से कि ये बताइए कि प्रत्येक जो आपने कहते हैं हिंदी में जो पढ़ा होगा ना, का वर्ग, चा वर्ग, ठीक है। तो इन सभी वर्गों का पंचम वर्ण होते हैं कि नहीं इनके पंचम वर्ण। तो ये पूछते हैं कि प्रत्येक वर्ग के जो पंचम वर्ण हैं वो कौन से माहेश्वर सूत्र में किस स्थान पर दिए हैं, मतलब 7वां है, 8वां है, कौन से नंबर पे है। तो आपको ये वाला दिख रहा होगा यहाँ पर यमगणम, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपके प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण लिखे हुए हैं, ठीक है। आपका देखो यहाँ पर, मैं यहाँ से लिख देती हूँ, ये आपका चा वर्ग का है, इसके बाद माँ जो है वो पा वर्ग का है, ये का वर्ग का है, ये
टा वर्ग का है और ना इसका क्या है आपका ता वर्ग का। तो प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण कौन से स्थान पर हैं? सप्तम आपका जो सूत्र है उसमें लिखे गए हैं। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गई यहाँ से? क्या बोला मैंने जस्ट अभी कि आपको देखो, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, जब भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिया जाए तो आपको जो इत्संज्ञक वर्ण है उन इत्संज्ञक वर्णों को लिखना ही नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस ये सूत्र में दिए जाएंगे, इत्संज्ञक वर्ण काउंट नहीं होगा। जैसे अब मैं पूछूं कि सप्तम जो सातवां जो सूत्र है इसमें कितने वर्ण लिखे हुए हैं, सातवें सूत्र में कितने वर्ण हैं? तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, केवल 5 वर्ण हैं। ठीक है, तो संस्कृत वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने हुए हैं? यहाँ से आप काउंट कर लीजिए कितने वर्ण टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 और 43, 43 हो गए हैं। ठीक है, 43 यहाँ पर एक चीज़ डबल है। क्या डबल है? हाँ, आपका डबल है। टोटल है कितने? 42 हैं। ठीक है, टोटल 42 है। ऐसे काउंट करोगे तो कितने आएंगे? 43। लेकिन अगर आप हा को देखोगे तो हा यहाँ पर रिपीट हुआ, एक बार हा यहाँ पर आया है और एक बार हा यहाँ पर आया है, तो इसको तो एक ही बार गिना जाएगा, इसलिए कितने हो जाएंगे? 42। संस्कृत वर्णमाला में कितने आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं? 42 वर्ण दिए गए हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। यानी कि टोटल यहाँ पर आपको अगर इन 14 सूत्रों में अगर आप देखेंगे तो कितने वर्ण लिखे हैं? 14 सूत्रों में कितने वर्ण हैं? तो 14 सूत्रों में 43 वर्ण है। हालांकि ये प्रश्न नहीं आता, बट मैंने आपको काउंटिंग करने के लिए सिखा दिया है कि कैसे आप काउंट करोगे, कैसे आप गिनोगे। ठीक है, जो इत संज्ञा के उनको कभी भी नहीं गिनना है। बाकी की अगर हम बात करेंगे कि संस्कृत वर्णमाला में कुल मतलब कितने वर्ण आते हैं, तो यहाँ पर टोटल आपके 46 वर्ण आते हैं। वो इनके दीर्घ को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अ का आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, री का भी दीर्घ होता है, तो उन दीर्घ को ऐड करना पड़ेगा। हालांकि वर्ण कितने होते इस पर चर्चा मैं आगे करूंगी वर्णों की संख्या पर। वैसे टोटल अगर वर्ण कभी आपसे कोई पूछे तो वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 46 वर्णों की कुल संख्या। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं प्रत्याहार पर। प्रत्याहार क्या होते हैं? तो प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। प्रत्याहार का मतलब एक तरीके से आप मानिए शॉर्ट फॉर्म है ये। अब प्रत्याहार जो है वो 14 माहेश्वर सूत्रों से ही 42 प्रत्याहार बनाए गए हैं। कितने प्रत्याहार बने हैं? 42 प्रत्याहार। तो पूछा जाता है प्रत्याहार की संख्या कितनी है, टोटल कितने प्रत्याहार हैं? तो प्रत्याहार की संख्या है 42। माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? तो माहेश्वर सूत्र हैं आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं। प्रत्याहार जो है वो माहेश्वर सूत्रों से ही बनाए गए हैं। और ये कैसे बनाए गए हैं तो वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले से ही आप देखिएगा प्रत्याहार किस प्रकार से बनाए गए हैं। तो पहला वर्ण आपका लिया आ और ले लिया आपका एक हलंतम, ये इत संज्ञक। तो आपका यहाँ पर प्रत्याहार बन गया अक प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार बन गया? अक प्रत्याहार ये बन गया। ठीक है, 42 प्रत्याहार बनाए गए हैं अक प्रत्याहार। अब ये क्वेश्चन ये पूछता है कि अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आ रहे हैं, तो सेम उसी प्रकार से लिखिए जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। कितने वर्ण आ रहे हैं? अक प्रत्याहार तो ये है ना अक प्रत्याहार, तो आ तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद ई आएगा, इसके बाद ऊ आएगा, इसके बाद री आएगा, इसके बाद री आएगा। ठीक है, ये का नहीं आएगा, जो का इति संज्ञक दिया था वो नहीं आएगा और ये हलंतम वाला नहीं आएगा। ठीक है, अक प्रत्याहार वर्ण देखिएगा आ, उसके बाद ई, उसके बाद ऊ, फिर री और फिर री। ठीक है, ऐसे एक और प्रत्याहार मैं आपको देती हूँ, फटाफट से बताइए उसमें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। नेक्स्ट मैं प्रत्याहार को आपको दे रही हूँ एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार। तो एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं बताइए फटाफट से। एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार में कौन कौन सा आएगा आपका?
एच में ए आएगा, ओ आएगा और आए और औ आएगा। क्लियर है? तो आप समझ गए यहाँ से कि जो इत संज्ञक है वो छोड़ने हैं। यहीं पर मैं आपको एक और प्रत्याहार लिख करके दे दूं, शल प्रत्याहार। कौन सा? शल प्रत्याहार। तो शल प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आएगा? श, स, स और उसके बाद ह। 4 वर्ण आ रहे हैं केवल और केवल। ठीक है, शल प्रत्याहार में। तो उम्मीद है कि यहाँ से आप प्रत्याहार को समझ गए होंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ प्रत्याहार आपको करा देती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए हुए हैं। अक में आया हुआ है आ ई उ रील री। अच में आएंगे आपके अ ई उ रील री, ए ओ ऐ औ। और शल में स, 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 ह। नोट पॉइंट है आपका कि प्रत्याहार में जो हलंत वर्ण है वो कभी भी प्रत्याहार में नहीं गिने जाते। जब आपको वर्ण लिखने होंगे तब आप कभी भी इनको लिखोगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपके कुछ प्रत्याहार लिख देती हूँ। पहला प्रत्याहार आप हमेशा याद रखना, अच प्रत्याहार को। अच प्रत्याहार में सभी के सभी स्वर आ जाते हैं आपके। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देखिएगा, आ ई उ रील री, ए ओ ऐ औ। सारे के सारे स्वर इंक्लूड हो गए इसमें कि नहीं हो गए? इसमें स्वर आ जाते हैं। दूसरा आपका प्रत्याहार है हल प्रत्याहार। हल, हल, हल कहाँ? हा कहाँ पर शुरू हुआ है? हा, ये वाला हा, यहाँ से हा और ये वाला ला। अगर आप देखेंगे ये पूरे के पूरे यहाँ 5वें नंबर से लेके 14 नंबर तक, तो इसमें व्यंजन आ रहे हैं। तो हल प्रत्याहार में क्या दिए हैं? सारे के सारे व्यंजन दिए गए हैं। और अगर आप वर्ण लिखेंगे तो कौन से? देखो यहाँ से आप लिखोगे हय वर ल, ये रहे 5, ये झब घड़ ध, फिर जब गर्द, खफ छटत, फिर कप। ये हलंत वाले छोड़ देने, बाकी सारे ले लेने हैं। ठीक है, और हा रिपीट नहीं करना है। तो ये आपके सारे के सारे व्यंजन आ जाएंगे। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका शल प्रत्याहार। शल प्रत्याहार कहाँ पर दिया है? शल प्रत्याहार ये रहा आपका शल प्रत्याहार। इसमें क्या क्या आ रहा है? तो इसमें आप देखिएगा श, स, स और ह। यानी कि आपको इसमें 4 वर्ण दिख रहे हैं, वो चारों के चारों क्या हैं? ऊष्म व्यंजन है। तो शल प्रत्याहार में आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन। इसके बाद एक और आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, यड़ प्रत्याहार। यड़ प्रत्याहार कहाँ पे दिख रहा है? यड़ प्रत्याहार यहाँ पे दिखेगा आपको। और देखिए किस प्रकार से, य व र और ला, इसमें भी 4 वर्ण आ रहे हैं। और ये चारों वर्ण कहीं ना कहीं हिंदी में आपने पढ़े हैं। क्या होते हैं ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। तो ये इसमें आपके क्या आ रहे हैं? अंतःस्थ व्यंजन। क्लियर है? तो इन चारों को ध्यान रखना। उसके बाद जैसे प्रत्याहार आएगा वो आपको करने पड़ेंगे। आज आपका काम क्या रहेगा? इन 14 माहेश्वर सूत्रों को बैठ करके अच्छे से याद करो। 2 से 3 बार कम से कम कॉपी पर लिखिएगा, फिर एक बार बिना देख के लिखिएगा। इस प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्र आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वो कभी भी कहीं से पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए उसने आपको दे दिया एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार, एच, तो आपको इस एच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण लिखने होंगे। और वर्ण आप तब लिख पाओगे जब आपको सूत्र याद होगा। क्लियर है चीज़ें? ए ओ और ऐ औ 4 आ रहे हैं, तो लिखोगे तो तब जब सूत्र याद होगा। तो उम्मीद है कि आज आप सभी 14 माहेश्वर सूत्रों को याद कर लेंगे। मिलेंगे हम आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, प्रत्याहार के बाद मैं आपको वर्णों को पढ़ाऊंगी, स्वर व्यंजन किस प्रकार से बांटे गए हैं उस। ठीक है, तो आगे मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।